हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपल। करते हैं फटाफट देश विदेश भारत की तमाम खबरों की तरफ रुख। क्या रहेगा सोने चांदी का भाव, कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी लू, वो तमाम जानकारी और बताएंगे किस नेता ने क्या कहा, उनकी जुबानी। बने रहे हमारे इस बुलेटिन पर स्पेशल आपके लिए। खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखाते। हम घर है लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज का हूँ, इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे छेड़ के आपके बारे में गलत सवाल निकला। आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम गलती की माफी मांग रहे हैं। उस दिन मैं मीडिया वाले को बोला, जब मैं होश में आया सर, उस दिन मीडिया वाले के पास गया कि मेरी एक माफी नामक वीडियो बना के डाल दो, मुझे माफी मिल जाएगी। वीडियो बनाया मगर मेरी वीडियो नहीं डाला। यूपी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के ला के उनको जो है उनको सबक सिखाती है और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके, भारत के राष्ट्र नायकों का सम्मान कर सके, आजादी के आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख सके, ये अपने आप में एक, इन लोगों से उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। रामगोपाल यादव का जो बयान है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है और ये दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है उसकी दुर्गति हुई है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि विपक्ष द्वारा राम मंदिर के फैसले को बदलने की मंशा एक खतरनाक है। देखो, ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला, आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही वक्तव्य इन लोगों के आ रहे हैं। इनकी वास्तविक चरित्र को जनता के जनार्दन के सामने ये रख दे रहा है। हमेशा इनका प्रयास था, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया
कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में माननीय न्यायालय से फैसला ना पाए, वो रोड़े अटकाते थे, ये स्वयं बैरियर बने हुए थे। इसके बाद जब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, तब भी इन्होंने 7-8 वर्षों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें। तो बाद में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर राज्य में भी सरकार बनी और फिर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, और देश और दुनिया का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है, एक नई अयोध्या का दर्शन कर पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस, सपा या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों का, जिनका चरित्र ही राम विरोधी है, भारत विरोधी है, आतंकवाद समर्थक है, रामद्रोहियों के साथ लोग खड़े हुए हैं, इनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इतनी मंशा इनकी खतरनाक रही होती अगर कहीं सत्ता में आ जाते, जिसका देखो, ये लोग आज भी जो रामगोपाल यादव कह रहे हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए इस सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है, कोटि कोटि राम भक्तों का अपमान है, और जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया है, उन सब की आस्था पर कुठाराघात है। भारत का समाज इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। समझ सकते हैं, इतना दूर दूर से वहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, रोज वहाँ दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम के दर्शन के लिए देश से विदेश से लोग आ रहे हैं, उसमें इस तरीके का बयान देना हिंदुओं देखो, ये चिढ़ाने वाला है, ये केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है, और इनकी वास्तविकता इस प्रकार के बयानों से साफ आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आज मैं सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन से एक और बात जानना चाहता हूं। वे लोग दावा करते हैं कि सत्ता में आए तो धारा 370, आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, ये कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए। ये कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर का ऐसा अपमान किया है। बाबा साहब आंबेडकर संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी,
ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अब ये कहते हैं हम 370 निकालेंगे, क्या 370 निकालने देंगे क्या? ये 370 निकालने देंगे क्या? भाइयों बहनों, वो गड्ढे में से दोबारा 370 निकाल नहीं सकते और न ही देश पर माथे पर मार सकते हैं। वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान में चेंजेस लाना चाहते हैं संविधान में। वो तो चेंजेस जो भी आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और ये सारी डिसीजंस जो है ये हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने की ही डिसीजंस है और बहुत जरूरी डिसीजंस है। हम लोग चाहते हैं हमारा देश एक मजबूत देश बने, एक आत्मनिर्भर देश बने, एक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आए। अभी हम लोग उसमें नहीं थे 10 साल पहले, अब धीरे धीरे आने लगे। अगर हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग हमारे जो पुराने कानून थे, पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि मोदी जी करेंगे। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता। हम लागू किया, हम जानते हैं, आम से ये तो नरेंद्र मोदी। तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि 5 सीट पर हम आगे रहेंगे। 400 का पार का नारा भूल गए हैं। 400 के पार का नारा ये तो अपने पार खत्म हो गया ना। ये 400 बोल रहे हैं। आपके दिलों में इस देश के लिए कुछ प्रेम होगा कि आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं। एक भावना होगी देशभक्ति की, नौटंकी की नहीं जो आपके सामने ये लोग दिखाते हैं, नौटंकी की नहीं, असली देशभक्ति की भावना। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी,
मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा, दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और क्योंकि हमारे दिल में ये भावना है, इसीलिए आज आपके सामने खड़े होकर मैं आपसे एक आग्रह करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि देश की जनता हो, देश की जनता हो, सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है। तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो पीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का खरीद नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है। इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे
कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं, इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो धार्मिक नहीं है। इंदिरा जी ने मुझे सिखाया पूजा करना। पूजा का कमरा था उनके कमरे के पास, रोज सुबह बैठती थी। इंदिरा जी ने सिखाया। राजीव जी के साथ में मंदिर जाती थी। मेरी माँ जो यहाँ आई विदेश से, यहाँ की परंपराएं सीखी, उन्होंने मुझे सिखाया धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म सत्य है। છે તો તમારું ધ્યાન નથી જતું? બુથમાં સિમ્બોલ સાથે બેસે છે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે, આપની ફરજ નથી આવતી કે આપ પેન લઈને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છો અને સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ બેસી શકે? આપની જવાબદારી નહોતી? અત્યાર સુધી ચાલે શું જુઓ? હું ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાને અને ઇલેક્શન કમિશનને કહું છું કે તમામ ગુજરાતના બૂથો પર આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે। આ સિમ્બોલ સાથે ભારતીય जनता પાર્ટીના પોલિંગ એજન્ટો બેસે તમામ જગ્યાએ, તો ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાતનું ચૂંટણી કમિશન શું કરી રહ્યું છે? શું આ જ રીતે ચૂંટણીની ધાંધલી ચલાવવાની છે તમારે? કોંગ્રેસ માટે નિયમો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ નિયમો નથી? કઈ પ્રકારની આ પ્રક્રિયા? લોકશાહી આજ સુધી દુનિયામાં આપણી વખાણી છે, આ ધંધા કરવાના છે। 8 मई 2024 बुधवार का दिन है। विशाख माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। उसके बाद प्रतिपदा सूर्य मेष राशि में है। योग सौभाग्य योग 5:40 PM तक है। उसके बाद शोभन योग करण नाग 8:51 AM तक है। आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक होने वाला है। सोने चांदी का भाव 8 अप्रैल 2024 को भारत में सोने के भाव अपने पीक स्तर पर बने हुए। देश ज्यादातर शहरों में 10 ग्राम गोल्ड का रेट 71,400 रुपए के ऊपर है। चांदी के बाजार में थोड़ी गिरावट नजर आई। चांदी का रेट 83,400 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में आज तापमान न्यूनतम 28 और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में आज का तापमान न्यूनतम 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। चेन्नई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आज तापमान न्यूनतम 30 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं कोलकाता की बात करें तो बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी संभावना बताई गई है। कोलकाता में आज का तापमान न्यूनतम 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। बात करें लखनऊ में आसमान साफ रहेगा। लखनऊ में आज का तापमान न्यूनतम 26 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं बात करें पटना में आसमान साफ रहेगा। पटना में आज का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अब बात करें राजस्थान जयपुर में आसमान साफ रहेगा। जयपुर में आज का तापमान न्यूनतम 29 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें भोपाल में आसमान साफ रहेगा। भोपाल में आज का तापमान न्यूनतम 28 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बात करें ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ की तो आसमान साफ रहेगा। चंडीगढ़ में आज का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। भारत निर्वाचन आयोग ने 2009 बैच की IAS गजलक्ष्मी को लगाया भिवानी। रोजाना शाम 3 से 4 बजे कर सकते हैं मुलाकात। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भिवानी महेंद्रगढ़ 08 लोकसभा क्षेत्र के लिए R गजलक्ष्मी को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कोई भी नागरिक चुनाव से संबंधित शिकायत व सुझाव के संबंध में रोजाना शाम 3 से 4 बजे के बीच सामान्य पर्यवेक्षक से मुलाकात कर सकते हैं। वर्ष 2009 बैच की IAS R गजलक्ष्मी तमिलनाडु कैडर से है। चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत व सुझाव के लिए
कोई भी नागरिक नारनौल के बीएनआर विभाग के रेस्ट हाउस में कमरा नंबर 3 में रोजाना शाम 3 से 4 बजे के बीच मुलाकात कर सकता है। इसके अलावा उनके मोबाइल नंबर 9253481565 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित शिकायत इनके समक्ष रखी जा सकती हैं। मंगलवार को प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य कलाकार शेखर सुमन और कांग्रेस पार्टी की पूर्व सदस्य राधिका खेरा ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया दिल्ली जी स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेता विनोद तावड़े की देखरेख में संपन्न हुई। शेखर सुमन ने बताया कि उनके प्रोजेक्ट हीरा मंडी की अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने मजाक में कहा कि वह नहीं चाहते थे कि लोग यह सोचे कि उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश इसलिए किया क्योंकि उनके पास और कुछ करने को नहीं था। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली पार्टी की महत्वपूर्ण नेता राधिका खेड़ा ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस छोड़ने वाली राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रविवार को लिखे अपने इस्तीफे के पत्र में भी राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि रामलला के दर्शन करने के कारण उनकी ही पार्टी कांग्रेस के अंदर उनका विरोध किया जा रहा है। राधिका खेड़ा के साथ ही फिल्म अभिनेता एवं कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके शेखर सुमन ने भी मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और संजय मयूख की मौजूदगी में राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने मंगलवार को पार्टी के मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। विनोद तावड़े ने राधिका खेड़ा और शेखर सुमन का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा है कि राधिका खेड़ा ने खुलकर अपनी बात कही है। वहीं शेखर सुमन भी बेहतरीन अभिनेता रहे हैं जिन्होंने कई सफल फिल्में दी हैं। तावड़े ने चुनाव में भाजपा की जीत के दावे को दोहराते हुए कहा कि आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और इससे पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया है उससे लोग यह जरूर सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को खुश करने वाले को जीतना चाहिए या भारत को मजबूत बनाने वाले को जीतना चाहिए। भाजपा में शामिल होने के बाद राधिका खेड़ा ने सबको जय श्री राम कहते हुए कहा कि वह आज यहाँ मंच पर इसलिए बैठी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की गारंटी वाली सरकार है। उन्होंने कांग्रेस में अपना अपमान होने के आरोप को दोहराते हुए कहा कि माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ पर उनका कांग्रेस के अंदर अपमान किया गया है। आज यह कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। वहीं शेखर सुमन ने कहा कि वह सकारात्मक सोच के साथ भाजपा में आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से विकास कर रहा है उस प्रवाह में शामिल होना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में सिर्फ देश का ख्याल है। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा जारी है। मतदाता मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए घर से निकले, जो गोवा के समुद्री तटों से लेकर असम के जंगलों तक और बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। यूपी से लेकर उत्तरी कर्नाटक तक कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत पर मुहर लग गई है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। 120 महिलाओं सहित 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरे। उल्लेखनीय दावेदारों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के गांधीनगर से, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के विदिशा से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना मध्य प्रदेश से सभी भाजपा कांग्रेस नेता, अधीर रंजन चौधरी पश्चिमी बंगाल के बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस से उनके प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और आदित्य यादव बदायूं, कर्नाटक में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, बेलगांव
बसवराज बोमई से हावेरी, कांग्रेस की गीता शिवराज कुमार शिमोगा, उद्योगपति पल्लवी डेम्पो जो भाजपा के टिकट पर दक्षिणी गोवा से चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी एसपी की सुप्रिया सूले को अपनी भाभी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के सामने है। चुनाव आयोग ने कहा कि 1.85 लाख मतदान केंद्रों पर 17.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं, 8.75 करोड़ पुरुष और 8.39 करोड़ महिलाओं का स्वागत करने के लिए लगभग 18.5 लाख मतदान अधिकारियों को तैनात किया गया था। इसमें कहा गया है कि चरण 3 के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के 14.4 लाख से अधिक, 100 वर्ष से अधिक आयु के 39,599 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें घर से मतदान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। पोल पैनल ने कहा कि तीसरे चरण में भारत की मतदान प्रक्रिया और प्रबंधन का अनुभव करने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि भी आए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 23 देशों और 75 प्रतिनिधि 6 राज्यों में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। इस चरण को पूरा होने के साथ लोकसभा चुनाव आधे चरण में पहुंच जाएगा और दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों और पूरे पूर्वोत्तर में 280 से अधिक सीटों के लिए मतदान हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में समाप्त हो जाएगी। बिहार के झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मेघपुरा और खगड़िया निर्वाचन क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर, मालदा, उत्तर मालदा, दक्षिणी जंगीपुर और मुर्शिदाबाद, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद में भी मतदान होगा। यूपी में मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, मध्य प्रदेश में भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सागर, विदिशा और बैतूल और महाराष्ट्र में बारामती, रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हट्टंगले चरण मतदान 13 मई को होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। इन्हें जहांगीर आलम के घर से बिना हिसाब की भारी मात्रा में नकदी कुल 35.23 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है। ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में छापेमारी की, जो धन की शोधन की जांच का हिस्सा थी। यह जांच वीरेंद्र के राम से जुड़ी है, जो एक पूर्व मुख्य अभियंता है और उन पर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने का आरोप है। राम को फरवरी 2023 में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले पर अपनी टिप्पणी के लिए आलोचना झेली। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा घटना को राजनीतिक रंग देना नहीं था और उन्होंने सैनिकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। चन्नी ने पुंछ हमले में साथ-साथ 2019 के पुलवामा हमले को भी निंदा की और केंद्र सरकार की ऐसी घटनाओं को राजनीतिक न बनाने की अपील की। उनके प्रारंभिक बयान, जिसमें उन्होंने पुंछ हमले को भाजपा की चुनावी जीत में मदद करने वाला स्टंट कहा था, विवाद का कारण बना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चन्नी से उनके निंदनीय बयान के लिए माफी की मांग की। चन्नी ने पुलवामा हमले के अपराधियों की पहचान न कर पाने पर सरकार की आलोचना की और हाल ही में शहीद हुए एक सैनिक का उल्लेख करते हुए भाजपा के सुनील जाखड़ से उनकी स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता की कविता की जमानत याचिका ठुकरा दी है, जिन्हें दिल्ली शराब उत्पाद नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपित किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा 15 मार्च को और बाद में 11 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार की गई कविता अभी न्यायिक हिरासत में है। उनके पिता पूर्व तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उनकी निर्दोषता पर जोर दे रहे हैं और केंद्र पर बीआरएस और आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए घोटाले को गढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि कविता और अन्य संदिग्धों ने उत्पाद नीति में अनुचित लाभ दिए, जिसमें बिना उचित अधिकार के शुल्क माफ करना शामिल है। सीबीआई का यह भी दावा है कि कविता ने
औरोबिंदो फार्मा में के शरद चंद्र रेड्डी को धमकी दी है कि वे आपको 25 करोड़ रुपए दे, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के भीतर अपने कथित संपर्कों का इस्तेमाल किया। पश्चिमी बंगाल के तमलुक में भाजपा उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पर बर्खास्त स्कूल कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप है। इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ धरना दिया था। गंगोपाध्याय के नामांकन जुलूस के दौरान तनाव हुआ। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मेहदुल इस्लाम के अनुसार जुलूस में शामिल लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। गंगोपाध्याय ने आरोपों को फर्जी बताया और कानूनी चुनौती का सामना करने की भी बात कही। 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स से चैंपियन और ओलंपिक का स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग प्राधिकरण NADA द्वारा डोपिंग टेस्ट के लिए अपना मूत्र नमूना समय पर प्रदान न करने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। पूनिया ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि उन्होंने नमूना इसलिए नहीं दिया क्योंकि परीक्षण किट समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने NADA से समाप्त किट के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है और उसके बाद ही परीक्षण के लिए आगे बढ़ने की बात कही है। उनके वकील विदुष सिंघानिया निलंबन नोटिस का जवाब देंगे। इस घटना के कारण पूनिया की पेरिस ओलंपिक्स में भागीदारी संदिग्ध हो गई है। इस विपत्ति के बावजूद खेल मंत्रालय ने पूनिया के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है और उनके स्ट्रेंथ कोच काजी किरोन मुस्तफा हसन की अवधि को मई के अंत तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश DVI चंद्रचूड़ कर रहे हैं, ने पश्चिम बंगाल सरकार की व्यवस्थित धोखाधड़ी के लिए आलोचना की है, जो 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ की भर्ती में हुई। कोर्ट ने सरकार की नियुक्तियों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड न रखने की विफलता को भी उजागर किया, जिन्हें कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय में भर्ती किए गए स्टाफ को ब्याज सहित अपनी सैलरी वापस करने और एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सूचना तक शामिल अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को डेटा की कमी और सुपर न्यूमेरिक पदों के सर्जन के सवालों के साथ मिला, जो भर्ती प्रणाली में गहरी जड़ें इंगित करता है। राजस्थान के भरतपुर में एक सरकारी कॉलेज में MBBS छात्र अभिषेक गुप्ता को नीट परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का रूप धारण करते हुए पकड़ा गया। उनके साथ 5 अन्य लोग, जिनमें असली उम्मीदवार राहुल गुज्जर भी शामिल थे। पकड़े गए गुप्ता ने रवि मीणा नामक एक अन्य छात्र के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी की, जिसने गुज्जर से इस काम के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। जब एक पर्यवेक्षक को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचित किया, तब इस ग्रुप का पता चला। एक अलग घटना में सवाई माधोपुर केंद्र पर नीट के उम्मीदवारों को गलत भाषा में प्रश्न पत्र दिए गए। माता पिता ने पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गलती स्वीकार की और 120 प्रभावित छात्रों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन किया। भारत की प्रमुख अनुसंधान संस्था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने चिकन अच्छे हैं अभियान शुरू किया है, जिसमें कर्मचारियों ने सोमवार को बिना इस्त्री किए कपड़े पहनने का आग्रह किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम है। यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 1 से 15 मई तक चलेगा। CSIR का लक्ष्य अपनी सभी प्रयोगशालाओं में बिजली की खपत को 10% तक कम करना है, जिसके लिए नए मानकन संचालन प्रक्रियाएं जून से अगस्त 2024 तक परीक्षण की जाएगी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर N शेल्वी ने बताया कि कपड़ों को इस्त्री न करने के लिए प्रति पोशाक 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है। यह अभियान CSIR की व्यापक ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के अनुरूप है, जिसमें दिल्ली स्थित मुख्यालय में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना भी शामिल है।
दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय विशेष जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की पिछली हिरासत अवधि समाप्त होने पर किया। सुप्रीम कोर्ट इस समय उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहा है। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी जोर दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को उनके हस्ताक्षर के बिना निर्णयों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अंतरिम जमानत पर निर्णय किए बिना सुनवाई स्थगित कर दी है। गुजरात के नडियाद में अंकित सोनी, जिन्होंने 20 साल पहले अपने हाथ खो दिए थे, ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अपने पैरों से वोट डालकर सुर्खियां बटोरी। सोनी जो एक की स्नातक है और उन्होंने कंपनी सचिव CS और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की डिग्रियां भी प्राप्त की हैं, ने अन्य लोगों को भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की प्रेरणा दी है। वह कई वर्षों से इस अनोखे तरीके से वोट डाल रहे हैं। इस चुनाव में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न मतदान प्रतिशत देखने को मिले, जिसमें पश्चिम बंगाल में 49.27% आगे रहा। महाराष्ट्र 1 बजे तक 31.55 सबसे कम रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर एक भावुक क्षण देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। यह घटना तब हुई जब पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद भीड़ का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्हें चीयर करते हुए लोगों के बीच गुजरते हुए इस पल को कैद किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, पीएम मोदी के साथ थे, जो गुजरात पिछली रात पहुंचे थे। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने अपनी विशेषता वाले कुर्ता पायजामा और केसरिया जैकेट में मीडिया को अपनी शाही लगी उंगली दिखाई और सभी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का भी आग्रह किया। तो दोस्तों, आज की ये थी हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।